यहाँ पर देखिए, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में ईरान विरोधी प्रदर्शन को लेकर ईरानी विपक्षी संगठन मुजाहिदीन खल्क के समर्थक जुटे। रैली में हालिया विरोध प्रदर्शन और दमन का विरोध, मृतकों के लिए न्याय की मांग उठाई गई। राजनीतिक बदलाव की भी आवाज बुलंद हुई है। यूरोप में ईरान मुद्दे पर हंगामा तेज हुआ है। तो देखिए, जिस तरह से ये पूरा विवाद, ये पूरा मामला सामने आ रहा है, इसमें समझने की जरूरत है कि ईरानी विपक्षी संगठन मुजाहिदीन खल्क के समर्थक जुटे हैं और ऐसे में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में ईरानी विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा जा रहा है। रैली में हालिया विरोध प्रदर्शन और दमन का विरोध किया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर मृतकों के लिए न्याय की मांग भी उठाई गई है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में ईरान विरोधी प्रदर्शन, जिसमें राजनीतिक बदलाव की भी आवाज बुलंद की गई है। तो ये देखिए, हम जिस तरह से लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ इस वक्त ईरान की स्थिति है। यूरोप में ईरान मुद्दे पर हंगामा तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगातार सुरक्षा को लेकर और जिस तरह से ईरान विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, उसी मामले को लेकर ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, इसको लेकर सीधे तौर पर ये समझा जा सकता है कि इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा, नई डील नहीं बनी तो सख्त नतीजे हो सकते हैं और शासन परिवर्तन भी एक विकल्प हो सकता है। तो इन बयानों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बहस और तेज हो गई है। म्यूनिख में ही ईरानी विपक्षी संगठन यानी कि ईरान का पीपल्स मुजाहिदीन संगठन के समर्थकों ने भी रैली निकाली है। प्रदर्शनकारियों ने हालिया देशव्यापी विरोधों पर ईरान सरकार की सख्त कार्रवाई का विरोध किया है और मृतकों के लिए न्याय और राजनीतिक बदलाव की मांग उठाई है। तो मौतों के आंकड़े भी विवाद का हिस्सा है। अमेरिकी ह्यूमन राइट्स एजेंसी के मुताबिक 7005 लोग मारे गए, जबकि ईरान सरकार ने 3117 मौतों की बात कही है। सरकारी आंकड़ों पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। तो वहीं देखिए, मौतों के आंकड़ों को लेकर विवाद जारी है। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से विवाद बढ़ा और क्या कुछ स्थिति है। तो अमेरिकी ह्यूमन राइट्स एजेंसी ने 7005 मौतों की बात कही है। तो ये पूरा डाटा है, इसमें 214 सरकारी बलों के सदस्य भी शामिल है और इसके अलावा एजेंसी के आंकड़े जमीन स्रोतों से सत्यापित किए गए हैं। ये जो पूरा रिकॉर्ड लिया गया है, तो ईरान सरकार ने 3117 मौतों की सूचना दी है। ये है आंकड़े मौतों के। तो पहले भी सरकारी आंकड़ों पर सवाल उठते रहे हैं और ऐसे में जिस तरह से ये पूरे डिटेल सामने आ रहे हैं, इसको लेकर विवाद जारी है। यानी मौतों के आंकड़ों को लेकर पूरा विवाद बना हुआ है। रजा पहलवी, जो कि 1979 में निर्वासन में गए थे, अब भी सक्रिय है और उनका कहना है कि ईरान की जनता बदलाव चाहती है और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से संभव है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दुनिया सिर्फ देखती रही तो दमनकारी ताकतों का हौसला बढ़ेगा। तो सवाल यही है, क्या दुनिया ईरान की जनता के साथ खड़ी होगी या बस नजरें झुकाकर देखती रहेगी? बड़ा सवाल है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में ईरान विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं ईरानी विपक्षी संगठन मुजाहिदीन खल्क के समर्थक जुटते हैं और ऐसे में रैली में हालिया विरोध प्रदर्शन और दमन का विरोध किया जाता है। तो मृतकों के लिए न्याय की मांग उठाई गई है। राजनीतिक बदलाव की भी आवाज यहाँ पर बुलंद होती हुई दिखाई दे रही है और इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, साथ ही रक्षा विशेषज्ञ मेजर विराट मिश्रा जी बने हुए हैं और विदेशी विशेषज्ञ डॉक्टर DK गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रुख करेंगे ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी का। सर, आपसे समझना चाहेंगे फिलहाल जो हालात बने हुए हैं ईरान में, इसको लेकर क्या कहेंगे और जिस तरह से शांति की बात को स्थापित करने की बात कही जा रही, क्या वो संभव हो पाएगा या अभी बहुत कुछ ईरान में होना बाकी है? गीतू, पूरी दुनिया इस वक्त टकटकी लगाए हुए ईरान की तरफ देख रही है। क्या अमेरिका ईरान पर इजराइल के साथ मिलकर एक भयंकर हमला चालू करने वाला है? अगर हाँ, तो कैसे, कब और किस तरीके से? सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने अब अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर जेरार्ड फोर्ड को ऑर्डर दिया है कि वो अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में आ जाए। तो अब इस हफ्ते के अंत तक अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए तैयार है। अब्राहम लिंकन खड़ा है उत्तरी अरब सागर में, रेडी फॉर ऑपरेशंस, और इस हफ्ते के अंत तक और 5 या 6 दिन के अंदर भूमध्य सागर में भी जेरार्ड फोर्ड आ जाएगा। अगर हम याद रखें तो पहले के जो ऑपरेशंस हुए थे पिछले साल जून के महीने में, 12 दिन का युद्ध, उसमें इजराइल ने बहुत भयंकर बमबारी की थी
12 दिन तक ईरान के ऊपर। इस बार भी इजराइल जाहिर बात है अमेरिका की कदम से कदम मिलाकर हमले करेगा। गीतू सिर्फ एक ही बात है कि अगली बातचीत का दौर कब चालू होगा। शायद इस हफ्ते के अंत तक और 4-5 दिन में अगली बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच में कहाँ होगी वो तय हो जाएगी। बिल्कुल। मेजर विराट, आपसे भी हम समझना चाहेंगे सर, फिलहाल जिस तरह की स्थिति ईरान अमेरिका को लेकर चल रही है, अमेरिका क्या कुछ सोच रहा है? क्योंकि परमाणु को लेकर भी जिस तरह से फोर्स किया जा रहा है ईरान को, तो क्या लग रहा है कि इस परमाणु संयंत्र को बनाने के लिए जो लगातार कोशिश ईरान की तरफ से होती रही, वो अब आगे चल पाएगी? क्या फिर ईरान जिस तरह से आगे न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है, उसके इस सपने में हम देखेंगे एक विरोधाभास भी देखने को मिलेगा, या फिर ये निरंतर यूं ही चलता रहेगा? लेकिन अगर ऐसा करता है तो अमेरिका एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। देखिए गीतू जी, कहीं ना कहीं ये जो पूरा ईरानी घटनाक्रम है ये राजनीतिक बदलाव की तरफ इंगित कर रहा है। ये एक जिसे कहें कि ह्यूमन राइट्स इमरजेंसी बन चुकी है। अगर आप देखेंगे, मेरे जो फॉरेन सर्विस वाले जो बैचमेट्स हैं उनसे मेरी बात होती है तो वो बताते हैं कि लोगों के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया है, लोगों के जो खाते हैं सीज कर दिए हैं, लोगों की जो जमीनें हैं उनको ये लोग उसको रोक रहे हैं, किसी के पास जो जो एसेट्स बने हुए उनको फ्रीज कर रहे हैं। इस तरीके की चीजें लगातार चल रही है। तो एक तरफ तो अंदरूनी दिक्कतें हैं ईरान में, दूसरी तरफ अमेरिका की जो आपने बात करी वो भी बात सही है। अभी सर ने बताया कि वहां पे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्टेशन हो जाएंगे, एक साथ ही जेरल्ड फोर्ड भी पहुंच रहा है वहां पे। तो ये बहुत बड़ी सैनिक जो शक्ति है, महाशक्ति है अमेरिका, वो वहां पे अपने सारे एयरक्राफ्ट जब कैरियर्स वहां पे खड़े कर देगी तो ईरान के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम तो अब आप भूल ही जाइए, ये अपना आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि वहां पे पहले से ही मोसाद की एंट्री हो चुकी है इजराइल की तरफ से, और सीआईए भी सक्रिय है। तो ये दोनों ही जो जो आप पूरा देख रहे हैं, इसमें ईरान की अपनी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है और साथ में विदेशी ताकतों का भी हाथ बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा है। पर अब जो लोग थे जो 47 साल से दबे हुए थे 1979 में जब से ये रेवोल्यूशन हुआ था ईरान में, उसके बाद से अब वो समय आ गया है जब यहाँ पे तख्ता पलट की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ पे तख्ता पलट हो भी जाएगा। देखिए, कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बचा नहीं है, लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में बंद किया जा रहा है। ऐसी सूचनाएं हैं कि 50,000 से ज्यादा लोग अभी वहां की जेलों में बंद हैं, ईरानी लोग, और साथ में 7,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो कोई छोटी घटनाक्रम नहीं है। 1.5 से 2 महीने के अंदर आपने देखा कि अचानक से जीरो से आप 7,000 लोगों की डेथ तक पहुंच जाते हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है और बदलाव, कहीं ना कहीं राजनीतिक बदलाव इसमें दिखता है मुझे आने वाले समय में। यानी बदलाव हो सकता है, और जिस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं तो उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। डॉक्टर डी के गुप्ता जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है इसे कैसे समझे, और इंटरनेशनल मंच से ये गुहार लगाई जा रही है कि वो भी इसमें दखल दें। यानी कि ईरान में जिस तरह से अंदरूनी कलह तो चल ही रहा है, एक तरह से अमेरिका के साथ भी ईरान के जो रिश्ते बने हुए हैं उसको लेकर एक तरह से जो दखल अंदाजी की बात कही जा रही है कि इंटरनेशनल मंच पर इस बात को उठाया जाए या वहां से भी एक प्रेशर आए या फिर उनके समर्थन में बात की जाए, तो ये चर्चा भी लगातार बनी हुई है। क्या हालात आप देखते हैं? गीतू जी, आप सभी लोगों को पहले तो महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु सभी आप लोग की इच्छाओं को पूरा करे। देखिए, इसमें अगर हम बैकग्राउंड में जाए, एक चीज तो कंफर्म है जो मेरी थ्योरी करे कि अमेरिका लड़ाई नहीं छेड़ेगा। अगर इसके हम बैकग्राउंड को जाए तो अमेरिका इराक युद्ध के बाद और खासकर जब बिडेन सरकार आई है तो उसने एक थ्योरी बना ली है कि मुझे कहीं भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। इराक से उसने सेना विड्रॉ किया, सीरिया से सेना विड्रॉ किया, अफगानिस्तान से सेना विड्रॉ किया। जहां भी 10 रुपया खर्चा होगा अमेरिका वहां नहीं जाएगा। अमेरिका का टारगेट पूरे दुनिया में इस समय केवल और केवल चीन है, ताकि उसकी इकोनॉमी को किसी तरह से 20 ट्रिलियन से पीछे रखा जाए। जहां चाइना दखलंदाजी कर रहा वहां अमेरिका दखलंदाजी कर रहा, ताकि उसकी डिस्टर्ब किया जाए। जिस तरह से पाकिस्तान में आपके बीएलए को उसने समर्थन दिया, जिस तरह से और देशों में जहां जहां चाइना के इकोनॉमिकल ग्रोथ की चांसेस है वहां पे अपनी अपनी पहुंच बना रहा है। सेकेंड थिंग्स, ये ब्लॉकेड जो किया हुआ है एक नॉर्मल मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिनके लिए कोई तेल का खर्चा कोई मैटर नहीं करता, उतना उनके हमेशा एक्सरसाइज में चलता है। इंडियन एयरफोर्स में जितना तेल उनका अब्राहम लिंकन को लाने में लगा उतना तो नाइट फ्लाइंग कर देते हैं एयरक्राफ्ट डेली बेसिस से। जो एयरफाइटर डेली नाइट फ्लाइंग करते हैं, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का तेल रोज खर्चा होता है, तो वो कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है। सेकेंड थिंग्स की रही बात पहलवी की, देखिए पहलवी कोई भी आदमी जो कभी राजा रहा हो या उसका पुत्र राजा, उसके पिताजी राजा रहे हो, वो कभी भी किसी भी देश में बैठ के केवल चुपचाप एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं, वो अपनी पॉलिटिकल साजिश रचते रहते हैं। क्योंकि वे न्यूज में आया है, इसलिए पहलवी के जो बेटे हैं उनका बार बार जो है जिक्र आ रहा है।
वो हर मंच पे हमेशा बोलते रहे हैं, इस बार भी बोल रहे हैं। तो इसमें हाँ, लेकिन अमेरिका क्या करना चाह रहा है? अमेरिका पूरे दुनिया के अंदर वहां पे जहां भी बड़े जियोग्राफिकल कंट्रीज है, जैसे इराक है, ईरान है, या कोई ऐसे बड़े सीरिया है, कहीं दखलंदाजी खुद अपनी सेना को नहीं रखना चाहता। वहां चाहता है कि रेजिम चेंज हो, उसके हिसाब से वहां गवर्नमेंट चले। जैसे वेनेजुएला में, वो वेनेजुएला में अपनी सेना भेज सकता है, लेकिन नहीं भेज रहा है। वो अपने सेना के का कत्लेआम नहीं चाहता, वो अपने पैसे नहीं खर्चा करना चाहता, और उसके भी बहुत सारे कारण है। जो रेड सी है और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, दुनिया के लगभग कम से कम 30 से 35% ऑयल उसी रूट से जाते हैं। और अमेरिका से जो संबंध विच्छेद हुए और इजराइल से जो संबंध, इराक ने अपने प्रॉक्सी जो खड़ा कर दिए, रेसिस्टेंस, जो उसको एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस बोलते हैं, यमन के लिए उसने खड़ा कर दिया हाउदीज को, इजराइल को टैकल करने के उसने हिजबुल्लाह खड़ा कर दिया, और उसके बाद हमास के लिए इजराइल कर दिया। तो इस तरह से उसने अपने प्रॉक्सीज बनाए, और अमेरिका को भी पता है कि अगर हम इतने बड़े जियोग्राफिकल लोकेशन में अगर हम इन्वाइट करते हैं, तो वहां पे पता नहीं कितने प्रॉक्सीज थे। जैसे इराक में उन्होंने किया, तो इराक में क्या हुआ? इराक में वो आईएसआई आ गई, अलकायदा आ गए, जो अमेरिका को हमेशा टक्कर देंगे। तो अमेरिका बिल्कुल सेफ रह के रेजिम चेंज करेगा और पूरी कोशिश करेगा कि वहां के लोग ही मेरा बिना पैसा खर्चा किए हुए सत्ता को बदले। जो $264 बिलियन उसने टैरिफ से कमाया है इस साल, जिससे उसने 3 मिनिस्ट्री का सब्सिडी पूरी भर दी है। ट्रंप ने अपना 1 रुपया नहीं लगाया, विदेशी पैसे से अपने टैरिफ जिसने सब्सिडी बदल दिया। तो अमेरिका इस समय अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना चाहता था, उसकी सुप्रीमेसी बनी रहे। तो अमेरिका इराक में मुझे जहां तक लगता है कि आने वाले 1 या 2 महीने में बहुत ज्यादा प्रेशर है, जो हमारे तो न्यूज में आ रहा है वैसा नहीं है। न्यूज में केवल एक टॉक चल रही है, अंदर कमरे में चल रही है, किस तरह से तुम हटो, तुम्हारे बेटे को ला दो, किसी को ला दो, लेकिन तुम हटो, ताकि मेरा वहां कंट्रोल रहे और मेरी वहां शेयर बताओ। इसलिए इस समय इजराइल से भी अमेरिका का अंदर जो रूम जो है बहुत चल रहा है। तो ये अंदर क्या चल रहा है, मेरी थ्योरी ये कहती है, बाहर तो जहाज लाएगा, 1-2 और एयरक्राफ्ट कैरियर ला लेगा, कोई इश्यू उसके लिए नहीं है। जी बिल्कुल, यानी कि देवनाथ सर, ईरान के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। अंदर तो विरोध चल ही रहा है, बाहरी तौर पर भी हम देख रहे हैं कोई सेफ्टी ईरान के पास अभी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्या हालात फिलहाल आपको लग रहे हैं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से अगर अंदरूनी विरोध इतना बढ़ जाएगा तो तख्ता पलट होना तय है, ये माना जाए? इसमें कोई शक नहीं है कि तख्ता पलट अमेरिका चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप चाहता है। जैसे वेनेजुएला में हुआ, कोशिश तो यही है कि अगर अंदरूनी ताकतें खड़ी हो जाएं आयतुल्लाह खमेनी के खिलाफ। वेनेजुएला में जो अमेरिका ने एक मास्टर स्ट्रोक किया कि उसने पहले ही वेनेजुएला के वाइस प्रेसिडेंट को, डिफेंस मिनिस्टर को और मिलिट्री के बड़े बड़े जनरल्स को अपनी तरफ तोड़ लिया। अमेरिका इस तरह की भी एक कोशिश कर रहा है। तो सबसे बड़ा दारोमदार ये है कि फैक्टर एक ये है कि क्या फिर से किसी वजह से किसी समय आने वाले 1 महीने में या आने वाले 6 महीने में फिर से लाखों की तादाद में ईरान में बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरेंगे और सरकारी प्रॉपर्टीज में आग लगाएंगे और कूच कर देंगे पेजेश्कियन के ऑफिशियल रेसिडेंस की तरफ, आयतुल्लाह खमेनी के पैलेस में घुस जाएंगे क्या? ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा बड़ा फैक्टर है कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड को क्या अमेरिका तोड़ पाएगा? क्या ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो बड़े बड़े जनरल्स हैं, अमेरिका उनमें से 1-2 जयचंद या विभीषण तोड़ पाएगा? अगर ये दोनों चीजें होती हैं तो अमेरिका डेफिनेटली उस वक्त बाहर से हल्का सा धक्का देगा, बड़े पैमाने पर ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अभी रोड़े कौन डाल रहा है? एकमात्र संगठन है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड। उनकी तादाद 1,75,000 है और वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और आयतुल्लाह खमेनी के बीच में मजबूती से खड़े हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।